हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आदि वर्मा। आज आपका लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 लेक्चर तक ख़त्म कर दिया है। जाके पूरा देख लीजिए, हर चीज़ एक अब डिटेल में समझाया गया है। कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं मिलेगा कि ये टॉपिक मिस हो गया। हर एक चीज़ें आपको नोट्स भी टेलीग्राम पर पड़ा है और जाके वीडियो पड़ा है, प्लेलिस्ट बना है, पूरा देख लीजिए। आज यहाँ पर हम आपका टॉपिक होगा जो वन संपदा से रिलेटेड भारत के प्रयास हुए हैं और वैश्विक प्रयास जो हुए हैं वन्य जीवों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, उन सब के बारे में हम देखेंगे। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो यही आपका पीडीएफ होने वाला है, यही आपको आज पढ़ना है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। जो लोग नहीं लाइक सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखिए, वन्य जीवों को और पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे फॉरेस्ट हो चाहे कोई जीव हो, उसके लिए सरकार ने कई मतलब समय समय पर बहुत से इनिशिएटिव लाया है, बहुत से योजनाओं को लागू किया है और बहुत से अधिनियम को लाया है। जिसमें पहला अधिनियम अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पहला अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो ये लागू कब हुआ था? 9 सितंबर 1972 को ये लागू हुआ था। ये याद रख लेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, भारत में वन्य जीव दो चीज़ें होते हैं। एक वन संरक्षण, देखिए इधर तभी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हुई। यहाँ पर लिखा गया वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 में है, 2017 में। ये भी कई बार पूछा गया है आपका। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद रख लेंगे, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में। अब देखिए कैसे याद करेंगे, वो ज़्यादा देखिए दोनों इम्पोर्टेंट है। वन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वन्य जीव भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसे याद करेंगे, कौन पहले आया? तो देखिए वन्य जीव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक, आप भी देख सकते हैं कि वन्य जीव थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू वन के। तो याद रखेंगे, इसको पहले लाया गया। तो वन्य जीव अगर आ जाए तो उसको 72 लगा दीजिएगा, अगर वन आ जाए तो 1980 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, वन्य जीव 72 में आया और वन संरक्षण अधिनियम 80 में आया। बस अब यहाँ पर देखते हैं उद्देश्य क्या है। वन्य जीवों की तस्करी और अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण प्रदान करना। इस अधिनियम के तहत कुल कितनी धाराएं हैं? 66 धाराएं हैं और 7 अध्याय है और 6 अनुसूचियां हैं। एक बार अनुसूची से रिलेटेड आईएएस में आपके पेपर में पूछा गया है, नीचे लिखा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो 66 धाराएं, 7 अध्याय, 6 अनुसूचियां, ये है हमारा। क्या पढ़े हमने? आप पहला यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कौन सा है? 1980 है। तो वन संरक्षण अधिनियम कौन सा आपका आ जाएगा? 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा था? 1986। अब देखिए, पहला हमने क्या पढ़ा? 1972 में वन्य जीव, तो और 1980 में क्या पढ़ा था हमने? वन संरक्षण अधिनियम। फिर 1900 क्या है? 86 में पर्यावरण। तो मतलब पर्यावरण में कौन में आ जाएगा? पर्यावरण में आपका वन भी आ जाएगा और वन्य जीव भी आ जाएगा। तो ये दोनों मिला के आ गए 1986 में। तो दोनों जब अलग अलग थे तो लाके एक जगह रख दिया गया 1986। मतलब याद करने का ये मतलब वो बता रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, सिर्फ याद हो जाए आपको। तो पर्यावरण याद रखेंगे 1986। देखिए तीनों एक साथ याद करिएगा, वन्य जीव 72 में, फिर वन 80 में, फिर पर्यावरण 86 में। अब देखिए वायु प्रदूषण, देखिए दो चीज़ें होती है, एक जल प्रदूषण होता है, एक वायु प्रदूषण होता है। इसको याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे? देखिए अगर देखिए वायु नहीं आपको मिलेगी, याद रखेंगे, वायु अगर नहीं मिलेगी तो कितना मिनट आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक जीवित रह सकते हैं। 1 मिनट भी कोई नहीं जीवित रह सकता। ठीक है, तो वहाँ पर लास्ट में एक लिखा गया है, तो ये याद रखिएगा एक। तो वायु प्रदूषण और नियंत्रण कहाँ है? 1981 में कहता है, ये याद रखेंगे।
और जल प्रदूषण नियंत्रण, जल के बगैर आप 2-4 मिनट तक जीवित रह सकते हैं, ऐसे मान लीजिए। तो ये कब या 2-4 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो ये 1974। तो याद रखेंगे, ये जल प्रदूषण 1974 और वायु प्रदूषण 81। वहाँ पर ये 19, अब ऐसे तो नहीं रहेगा कि 1981 दे देगा अगर वो वायु प्रदूषण देगा, ऑप्शन में 1982 दे देगा, 1972 दे देगा, या और कोई डेट देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लिखा गया है तो इसी से पहचान जाइएगा बस। ठीक है, और जल प्रदूषण 1974 से पहचानिएगा। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, ये 2006 में आया था। ये क्या था कि जो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो फॉरेस्ट में उनके लिए रिजर्व स्थान रखा गया, मतलब उनको एक प्रकार से छूट दिया जाता, वो कब अधिनियम आया था, वो 2006। या मतलब उनका जो आपका उनके हैबिटेट को है, उनके हैबिटेट को प्रभावित नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब अधिनियम कब आया था, ये 2006 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, 1988 में, ये याद रख लेंगे। आई होप इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब आप एक बार आंखें बंद करके सोचिए कि हमको कौन सा नहीं याद है। देखिए, वायु आ गया तो 81, जल आ गया तो 74, और याद पर्यावरण आ गया तो 86, और उसके पहले दो आया था वन्य जीव, 72 में आ जाएगा, और वन आ जाएगा 80 में आ जाएगा। बस ऐसे ही याद रख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो जैव विविधता अधिनियम कब आया था, 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था। और प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, 1992 में। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो 1980 था ये 1986 था। 1986 से पहले क्या क्या आ गया था, वन्य जीव आ गया था, वन्य जीव आ गया था आपका। वन्य जीव के बाद आपका क्या आ गया था, ये यहाँ तक लाइएगा 1986 तक। इसके बाद क्या आ गया था, पर्यावरण, ये वन आ गया था, वन संरक्षण अधिनियम। और क्या आ गया था, प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था, 1973 आ गया था। और क्या आ गया था, वायु और जल, ये भी आ गया था दोनों। तो आपका वायु आ गया था और जल आ गया था। ये 1986 से पहले वन्य जीव आ गया था, वन्य जीव 1972 आ गया था। वन संरक्षण कब आया गया था, 1980 आ गया था। ये 1973 नहीं, 1971 में क्या आया था, तो ये वायु आया था। वो सॉरी 81 में, 1981 में क्या आया था, तो वायु आया था। और 1973 में क्या आया था, तो 1973 में क्या आया था, टाइगर आया था। और ये जल कब आया था, 1974 में। ठीक है, तो ये सब याद रख लीजिएगा। ये 86 से पहले आए थे सब, इतना तो याद ही रखना है। जो 86 से पहले आए हैं उनको याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 86 के बाद कितने आएंगे, ये आ जाएगा 1992 वाला, और जैव विविधता वाला आ जाएगा 2002 वाला, राष्ट्रीय वन नीति 1988 आ जाएगा, अनुसूचित 2006 आ जाएगा। बस आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान और उनके मुख्यालय से संबंधित जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। ये भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है, ये याद रखेंगे। मृदा और जल संरक्षण संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। अब देखिए, यूपी में क्या क्या है आपके, यूपी में है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर बरेली में है, ये तो पता होगा। भारतीय दलहन, तो कानपुर वाले दाल ज़्यादा खाते हैं, दलहन यहाँ लगा दीजिए। भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान, ये कहाँ है, झांसी में पड़ता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में पड़ता है। चीनी अनुसंधान कहाँ पड़ता है, तो चीनी अनुसंधान कानपुर में पड़ता है। और दाल भी कानपुर में पड़ता है, लेकिन गन्ना कहाँ पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, अगर आप इधर से जाएंगे, अयोध्या से जाएंगे, तो पहले क्या पड़ेगा, लखनऊ पड़ेगा। तो पहले गन्ना लगा दीजिएगा, फिर लखनऊ के बाद क्या पड़ेगा, कानपुर पड़ेगा। तो कानपुर गन्ना के बाद क्या बनता है, चीनी बनता है, बस ऐसे लगा दीजिएगा। तो ये आपका अनुसंधान संस्थान कृषि से रिलेटेड। अब देखिए, यहाँ पर केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बहरामपुर, ये आपका बंगाल में पड़ता है। तो याद रखेंगे, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, बहरामपुर।
ये देखिए रेशम यहाँ पर है और कपास यहाँ याद करिएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में। अब यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा में क्या है, कटक में। भुवनेश्वर और कटक दोनों इंपॉर्टेंट है। भारतीय जल प्रबंधन अनुसंधान, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, मृदा और जल संरक्षण संस्थान, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जल प्रबंधन अनुसंधान कहाँ है, भुवनेश्वर में है। और जल संरक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये देहरादून में है। मृदा संरक्षण कहाँ है, तो देहरादून में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर आपका, कटक में है। तो जल प्रबंधन भुवनेश्वर में, चावल कटक में। इतना तो ये याद हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं आपका हैदराबाद में क्या है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी। कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ है, जिसे जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर है, तो कृषि पूछा था, कृषि प्रबंधन, तो ये हैदराबाद में है। अब देखिए गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो कोयम्बटूर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका कोयम्बटूर में पड़ता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ है, तो ये बंगलोर में है। और रेशम वाला केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान, यहाँ रिसर्च लिखा गया है और यहाँ सिर्फ बोर्ड बताया गया है। रिसर्च कहाँ होता है, कोलकाता बहरामपुर में होता है, बरहामपुर। और अगर आपसे पूछे कि बोर्ड कहाँ पर है रेशम का, तो ये बंगलोर में है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इस बार आर ओ से ऐसे ही क्वेश्चन आया था। केंद्रीय कपास अनुसंधान ये नागपुर में है। कपास मतलब आपका गुजरात में और महाराष्ट्र में, ये आपका ये कर्नाटक में, इधर सब ज़्यादा होता है कपास, तो ये याद रख लीजिएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में। अब यहाँ पर एक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये देखिए यहाँ देहरादून नहीं लिए हैं, ये काट के यहाँ पर क्या लिखेंगे, भोपाल लिखेंगे, ठीक है, ये भोपाल है, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है, ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट आया था, इसके बारे में हमको बताना है। तो प्रारंभ कब हुआ था नमामि गंगे, 2014 में ये प्रारंभ हुआ था। लक्ष्य क्या है नमामि गंगे का, गंगा नदी के प्रदूषण को कम करके गंगा नदी को पुनर्जीवित करना, इसका अभी गंगा चर्चा में है, तो आप याद रख लीजिए। नोडल मंत्रालय क्या है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, इसका नोडल मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि नमामि गंगे का नोडल मंत्रालय पूछेगा तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। क्रियान्वयन क्षेत्र क्या है, 8 राज्य इसमें आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के मतलब 8 राज्य और संघ शासित जो क्षेत्र होते हैं ये सब आते हैं। 47 कस्बे आते हैं और 12 नदियाँ आती हैं, तो ये याद रख लेंगे। मिशन के 8 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया करना, अच्छा करना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम की स्थापना करना, ये आप इसके 8 स्तंभ हैं। अब देखिए राष्ट्रीय गंगा परिषद, नेशनल गंगा काउंसिल एनजीसी की बात करते हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर 2016 में हुई थी। गंगा नदी कायाकल्प और संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण आदेश 2016 के माध्यम से, देखिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को भंग कर ये स्थापित की गई थी। पहले इसका नाम क्या था, NGRBA, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, इसको भंग करके राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना की गई। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय जल संसाधन और विकास, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष। अधिकार क्षेत्र क्या है, गंगा नदी बेसिन जहाँ जहाँ पर है वो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ वाले राज्यों तक इसका अधिकार क्षेत्र है। अभी देखिए गंगा के बारे में 2 चीज़ें याद रख लेंगे और गंगा के बारे में गंगा एक्शन प्लान याद रखेंगे। गंगा एक्शन प्लान क्या था कि यह पहली नदी कार्य योजना थी, याद रखेंगे, पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। गंगा के परिप्रेक्ष्य में यह पहली योजना थी, गंगा एक्शन प्लान। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन, घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना,
विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना। मतलब सबका लगभग लगभग लक्ष्य एक ही है, चाहे गंगा एक्शन प्लान की बात करें, चाहे राष्ट्रीय गंगा परिषद की बात करें, या नमामि गंगे की बात करें, सबका मकसद एक ही है, गंगा को स्वच्छ करना। अब देखिए ये दो आपके जो संस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में आया था ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, एनबीपीजीआर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1976 में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन के रूप में हुई थी। जनवरी 1977 से ये वर्तमान नाम है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स, एनबीजीपीआर। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका नई दिल्ली में है। एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस में कि इसका हेडक्वार्टर का। देखिए यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो कंटेंट मैं देता हूँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का देता हूँ, सिंपल कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ सिंपल कंटेंट कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट पढ़िए जो लगे कि हाँ ये पेपर में आएगा, और वो पेपर में आया भी रहता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा दूँ जो पेपर में नहीं आता, वो पेपर में आप देख सकते हैं, पुराना पेपर उठा के सब कुछ पूछा जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय इसमें 10 है, शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, केरल, अकोला, अकोला कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और त्रिशूर ये केरल में है, शिलांग मेघालय याद रखिएगा, भोपाली उत्तराखंड याद रखिएगा, कटक हैदराबाद, रांची और श्रीनगर ये याद रख लेंगे। अब देखिए यह कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के नियंत्रण में कार्य करता है, जो सबसे बड़ी बॉडी है ना इसी के नियंत्रण में कार्य करता है, एनबीपीजीआर। मतलब जो आपका ये प्लांट का जेनेटिक रिसोर्स, ये प्लांट का जेनेटिक रिसोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नोडल संगठन कौन है? भारत में पादप आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। प्रबंधन प्रमुख कार्य इसका क्या होता है? स्वदेशी और विदेशी पौधों की जेनेटिक संसाधनों के अन्वेषण और संग्रह की योजना और योजना तथा आयोजन संचालन के संबंध में समन्वय करना। मतलब जो भी आपके चाहे स्वदेशी पादप हो चाहे विदेशी पौधे हों उनके बारे में देखना कि उनका जेनेटिक क्या है, कैसे आगे इनको बढ़ाया जा सकता है, इनके परिवार को कैसे आगे किया जाएगा, तो ये सब होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोई प्लांट विलुप्त होने की कगार पे है तो उसको देखा जाएगा, तो हर चीज़ें देखा जाता है। ठीक है, तो इसका यही काम है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में है। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय है। ऐसे स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है कि इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय है, गलत है, इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर प्लांट के बारे में जैसे था वैसे यहाँ पर पशुओं के बारे में है। तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है। अब देखिए वर्ष 1984 में बंगलुरु शहर में, जुलाई 1985 में संस्थान को करनाल हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 1976 में, और बाद में इसका नाम बदल कर जो अभी नाम है ये कर दिया गया। यहाँ नाम नहीं बदला गया, यहाँ पर यही हटा दिया गया दूसरे स्थान पर। पहले बंगलोर में था इसका हेडक्वार्टर 1984 में, लेकिन इसको 1985 में करनाल में कर दिया गया। ठीक है, संस्थान की स्थापना को मंजूरी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के नियंत्रण अधीन है। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका लाया गया था, और ये याद रखेंगे किसके नियंत्रण में कार्य करता है? आईसीआर, और ये भी आपके आईसीआर के नियंत्रण में कार्य करता है, एनबीपीजीआर और यहाँ पर एनपीएजीआर। तो याद रखिएगा, एक है एनबीएजीआर और एक है एनबीपीजीआर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, एक का हेडक्वार्टर करनाल में है और एक का कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका भी वही है, पालतू पशुओं और कुक्कुट आनुवंशिक संपदा की पहचान, मूल्यांकन, निरूपण, संरक्षण, सतत उपयोग, पशु आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन, नीति संबंधित मामलों के समन्वय और क्षमता का निर्माण करना, बस वही दोनों है। आनुवंशिक से रिलेटेड हमने प्लांट वाले में बता दिया, हमने पशु के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सिर्फ यही पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई, फ्राई याद रखेंगे, वन अनुसंधान संगठन,
फ्राई या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये देहरादून में है। RO 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। सोचिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRI एक संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के रूप में स्थापना हुई थी। डीम्ड विश्वविद्यालय 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया था इसको डीम्ड विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। नेशनल जीन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1996 में नेशनल जीन बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा जीन बैंक स्थित है मिलेनियम सीड बैंक UK में, मतलब ठीक है, इंग्लैंड में। भारत का सीड वर्ल्ड स्थित है हिमालय के चांगला लद्दाख में। अब देखिए कुछ प्राणी हैं और उन प्राणियों के वैज्ञानिक नाम देख लीजिए। हो सकता पूछे कि भारतीय जंगली गधा का नाम क्या होता है? तो भारतीय जंगली गधे का नाम होता है इकस होमिओनस। और एशियाई जंगली गधे का क्या नाम है? इकस होमिओनस। ये दोनों एक ही साथ पढ़िएगा, लेकिन भारत में खुर लगा दीजिएगा बस। अगर भारत में खुर लगा देंगे तो भारतीय जंगली गधा हो जाएगा, और एशियाई जंगली गधा में इकस होमिओनस ये एशियाई जंगली गधा है। जो नील गाय होती है, देखते नहीं है गाँवों में नील गाय आती है तो वो क्या करती है, वो जो चाहे जिसका पेड़ रोड लगा रहता है, मटर चना ये सब लगा रहता है तो ख़राब कर देते हैं। तो ये नील गाय बहुत शर्मीले जानवर ये होते हैं, मतलब नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचाते। हाँ, बाई चांस से गाड़ी उड़ी के सामने आ जाए तभी नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बोस लाफस ट्रिगा केमिलस, इसका नाम क्या है? बोस लाफस ट्रिग्रो केमिलस इसका नाम है, ये याद रखिएगा नील गाय का। बारहसिंघा बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रूस वर्ष दुआओ सेली। तो याद रखिएगा रूस वर्ष दुआऊ सेली इसका नाम है। चिंकारा का नाम क्या? देखिए इसमें 12 सिंह होते हैं इसीलिए 12 सिंह बोला जाता है। देखिए गिनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिंह इसलिए 12 सिंह बोला जाता है इनको। रूस वर्ष दुआऊ सेली नाम है इसका। चिंकारा का गजेला बनेटी इसका नाम है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है ICR, इसके बारे में याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। स्थापना कब हुई थी? दिनांक 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से इसको जाना जाता था है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत में कृषि अनुसंधान को नियंत्रित और निर्देशित करने हेतु सबसे शीर्ष संस्था यही है। रॉयल कमीशन 1926 की कृषि रिपोर्ट के आधार पर स्थापना हुई थी। तो रॉयल कमीशन इसकी पूछ सकता है कि ICR की स्थापना किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुई थी? तो रॉयल कमीशन 1926 में जो आया था उसी के आधार पर इसका स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। नई दिल्ली में इसका वो मुख्यालय है। अब देखिए ये तो यहाँ पढ़ लिए ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से पूसा बिहार में यह स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? पूसा बिहार में स्थापित किया गया था। अमेरिकी परोपकारी हेनरी फिप्स द्वारा दान दिए गए 30,000 पाउंड से ये प्रारंभ किया गया था। एक अमेरिकी वैज्ञानिक परोपकारी थे, मतलब जैसे शिशु नाडर उडर हैं परोपकारी, ऐसे यहाँ पर हैं अमेरिकी परोपकारी हेनरी फिप्स। इन्होंने 30,000 पाउंड उसमें दिया था और इसी की स्थापना हुई थी IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण तत्व। 1919 में नाम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, जिसे जुलाई 1936 में पूसा बिहार से स्थानांतरित कर नई दिल्ली में स्थापित किया। अभी ये कहाँ काम कर रहा है? नई दिल्ली में स्थापित किया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया। तो बाद में जब 1929 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, इसके बाद क्या हुआ? इसे जुलाई 1936 में पूसा बिहार में स्थापित कर दिया गया। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर IS 2020 का ये क्वेश्चन है। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की
अनुसूची 6 में रखा जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो देखिए वहाँ के अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 72 में। तो इसका तात्पर्य है जो उस पौधों की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आप कोई ऐसा पौधा है जो 1972 की जो अनुसूची 6 में उसमें रख दिया गया, तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या हम इसकी खेती कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? तो ये याद रखिए, जैसे भांग होंगी। अब यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रेरकता चंदी प्रसाद भट्ट हैं। देखिए यहाँ पर दो नाम आता है चिपको आंदोलन में, एक चंदी प्रसाद भट्ट, एक आता है सुंदर लाल बहुगुणा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है वहाँ पर, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चंडी प्रसाद भट्ट लिखें या सुंदरलाल बहुगुणा लिखें। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो चिपको आंदोलन के प्रेरकता चंदी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। किसकी? दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूत भूमि बनी, ठीक है। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सहकार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा हैं ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये याद रखिएगा। ये देखिए महिलाएं क्या है, इस पेड़ से चिपक गई हैं ताकि पेड़ को न काटा जाए, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देखिए दिया किसको जाता है? शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को एवं वन्य जीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षकों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी संरक्षण पुरस्कार। वैसे ही एक है अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। संस्थान राजस्थान सरकार द्वारा वन और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। एक आपका है सेब स्कीम, आप देखेंगे प्रचार प्रचार में दिया जाता था सेब। तो सेब क्या है? ये 2011 में पूछा गया था। नेपाल और भारत वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया, जिसका निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? टाइगर का संरक्षण करना, टाइगर को बचाना। अब देखिए यहाँ पर वन्य प्राणियों का विलुप्तीकरण का कारण क्या है? कारण ये 2020 का ये क्वेश्चन है। यहाँ ये कारण हो सकता है प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जंगल में आग लगा देना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य व्यापार, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन जनसंख्या का तीव्र वृद्धि ये कारण नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए जनसंख्या तीव्र बढ़ रही है, अगर कोई सभी लोग जानवर को प्रिय हैं, मतलब जानवर को प्यार करते हैं, तो जानवर की संख्या थोड़ी कम होगी। उससे क्या होगा? अगर मान लीजिए कुछ ही लोग हैं और वो जानवर को हमेशा शिकार करते हैं, तो जानवर तो वैसे ही मर जाएगा। तो ये कोई लॉजिक आपका नहीं हुआ कि जनसंख्या तीव्र बढ़ेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको लगाते हैं, ठीक है। ये गलत है, आपका नहीं लगाना चाहिए इसको कि विलुप्तीकरण का कारण। जनसंख्या का तीव्र वृद्धि विलुप्तीकरण का कारण नहीं है, वो कारण हो सकता है ये नष्ट होना, आग लगा देना, व्यापार करना, ये सब कारण हो सकता है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, ये पीसीएस में पूछा गया था। ये मत सोचिएगा ये सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टफ थोड़ा सा बना दिए, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हो सकता है जनसंख्या वृद्धि बढ़े तो प्राणी विलुप्त हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है प्राणी जितने भी लोग हैं वो क्या, जानवरों को प्यार करें। अब देखिए, ये देखिए कितना प्यारा सा जानवर है, कैसे सूता है। देखिए ये कह रहा है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। इतिहास क्या करें? वर्ल्ड वाइड फंड WWF ने वर्ष 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन का प्रतीक चिन्ह के रूप में ज्वाइंट पंडा को अपनाया था। यही ज्वाइंट पंडा है, इसी को अपनाया था किसने? WWF ने। यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस कई बार में पूछा गया है कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्वाइंट पंडा। देखिए कितना आराम से सूता है। वैज्ञानिक नाम क्या है? एलुरोपोडा मिलीनेलुका, ठीक है। तो इसका नाम है। निवास स्थान क्या है? मुख्यतः यह चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों पर मिलता है, ठीक है। तो ये शीतोष्ण जो प्रकार के वन होते हैं और चौड़ी पत्ती वाले, वहीं पर ये मिलता है, शीतोष्ण जीव है ये। अब देखिए एक मरुस्थल को रोकने के लिए एक लाया गया था अभी समय, कौन सा? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, की मरुस्थलीकरण को रोका जाए। 2016 में क्वेश्चन आया था। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, क्योंकि क्या हुआ, मरुस्थल डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। हमेशा देखेंगे कि मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है, चाहे वो थार का मरुस्थल हो, चाहे आपका सहारा का मरुस्थल हो, ठीक है। तो उसका भी विस्तार हो रहा है नीचे,
दक्षिण की तरफ सहारा का थार का मरुस्थल का विस्तार हो रहा है ये पूरब की तरफ, ठीक है। मान लीजिए थार का मरुस्थल ये इस साइड विस्तार हो रहा है, मतलब ये यूपी की तरफ आ रहा है, जैसे आपका आगरा वगैरह इस साइड है। यह अकेला कानूनी बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास और टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, कौन सा है? बॉटम अप अप्रोच के लिए 2000 स्टेटमेंट दे के पूछा गया था। अब देखिए, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2014 में इस पर वनों पर ये जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आया था, इसमें वन ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया था। बोला गया था 2030 तक वन के जो ह्रास है उसको पूरी तरह से रोक देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता रोक पाएंगे। यह सरकारों और बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित था, मतलब सरकार भी इसमें आई थी आगे, बड़ी कंपनियां भी आई थी और दो जो देसी लोग हैं वो भी आए थे। क्या आप जानते हैं, ये 2018 का क्वेश्चन है, संपूर्ण वन्य जीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम 2006 में संविष्ट है। यह इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य क्या है? जनजातियों के अधिकारों और दायित्वों के लाभ का तर्कसंगत वितरण करना। मतलब हम आगे भी बता चुके हैं कि जो 2006 वाला ये आया था अधिनियम, इसका मतलब है जो जनजातियां रहती हैं जंगलों में उनके अधिकारों की रक्षा करना। भारत में सबसे पहले जो बैगा समुदाय है या बैगा जनजाति है, पर्यावास अधिकार दिया गया था। हैबिटेट राइट किसको दिया गया था? बैगा समुदाय को दिया गया था, इसी 2006 के तहत कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हैबिटेट कर सकते हैं। तो बस इतना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया था, यही दोनों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, लगभग आपका ये ख़त्म होने वाला है। अब पर्यावरण एक आध लेक्चर और होगा और ये पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा। वो जब और जो लेक्चर बचा है वो आपका लेक्चर ऐसा बचा है जिसमें आपका ये फैक्ट रहता है, जैसे कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये नेशनल पार्क कहाँ है, तो यही सब बचा है। देखते हैं, उसको भी एक दिन करवा देंगे मैप के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनता है, वो सब फैक्ट है। अब आप जो जो भी आपका ये था, जैसे कोई चीज़ थ्योरी वाला पोर्शन वो सब खत्म हो गया। अब आपका ये फैक्ट बचा है। ठीक है, तो चलते हैं, अब देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।